दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण खंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें हम जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अलावा वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसलिए इस खंड से प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय या कभी भी रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन एनसीईआरटी सार संग्रह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहले दोस्तों हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसे जीन प्रौद्योगिकी या जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो ये था दोस्तों एराबिडास्पिस। एराबिडास्पिस नामक पौधे से सबसे पहले जीनोम का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैतृकता यानी हेरेडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो कि मानव के संतति या जीन निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, गुणसूत्र ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों डीएनए परीक्षण या डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा डीएनए टेस्ट तकनीक विकसित की गई थी। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथन ने सबसे पहले ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था। 2,4-D किसका उदाहरण है दोस्तों? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी रसायन है। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन शामिल होता है। तो याद रखिएगा बायोचिप जो होता है इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन शामिल होता है। एक प्रश्न संस्थान से संबंधित है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान यानी नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ये है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो ये है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर हैदराबाद। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जिसको कि एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, इसके वैज्ञानिकों के द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है एक जैविक संरचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ऐसी जैविक संरचना जो केवल माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहा जाता है। और ये जो क्लोन होता है इसमें माता या पिता के सभी लक्षण समाहित होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रथम जीव कौन सा है? तो ये डाली है। डाली एक भेड़ थी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो ये है दोस्तों UTX जीन जो कि अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है।
टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये जो निषेचन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, ये माता के शरीर के बाहर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता और पिता से तथा कुछ भाग महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, उसको 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को सुजननिकी यानी यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है? तो ये है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की द्विसंरचना के द्विहेलिक्स संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पहली बार वर्ष 1953 में ये जो संरचना थी इसका मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है? तो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो बीटी बैगन को बनाने का लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है, यानी इसमें जो कीटनाशक या कीट पदार्थ हैं या जो इनको नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनसे इसकी रक्षा की जा सके। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1986 में। और मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन तकनीक कहा जाता है। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित तकनीक को। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है जेम्स डी वाटसन और क्रिक की जो है ये जो है दोस्तों इनके द्वारा गुणसूत्रों या डीएनए की जो द्विहेलिक्स मॉडल है इनका प्रस्तुतिकरण किया गया था, लेकिन वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला है दोस्तों, बीटी बैगन या बीटी ब्रिंजल महिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। तो महिको कंपनी, जिसको कि माहिको यानी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी है, इसके द्वारा बीटी बैगन की किस्म विकसित की गई थी। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से संबंधित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान यानी नेशनल बायोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। ये किसके लिए? तो एक क्लोनीय प्रतिपक्षियों के प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी यूपी स्पेशल से संबंधित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। टेरी दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों और वृक्षों सहित सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत डॉक्टर जी एस खुश के द्वारा सुपर राइस या महाधान का विकास किया गया था। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो ये है दोस्तों बैसिलस थूरिएंजेंसिस। ये एक जीवाणु है जो कि बीटी कपास के उत्पादन में सहायक है। दोस्तों 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये वर्ष याद रखिएगा 1994। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरणीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग शारीरिक और आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया क्लोन जीव तैयार करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी जीव से उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो स्टेम सेल तकनीक पर सबसे पहली बार दोस्तों
हैदराबाद में एक चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो ये है एर्नाकुलम, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, इसके द्वारा भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया था। दोस्तों, प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। एक प्रश्न है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न है, शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो गंभीर बीमारियों पर शोध कार्य बिंदु है? तो ये कायिक कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स होती हैं। अगला एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। और अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए। ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों, इन्हें जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। दोस्तों, बहुप्रभाविता क्या है? तो जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो वह स्थिति बहुप्रभाविता यानी मल्टीपोलरिटी कहलाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको पिट्यूनिया नाम से जाना जाता है, सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को। अगला प्रश्न है, देश के दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? ये वैक्यूलो वायरस होता है। और CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में ये सक्षम बनाती है। अगला फैक्ट देखिए, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जैव प्रौद्योगिकी के बाद आइए देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, यूरी गागरिन, आप इन्हें जानते हैं, यूरी गागरिन, ये वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और ये सोवियत संघ रूस से संबंधित थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये लूना 2 था, जो कि 13 सितंबर वर्ष 1959 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो यान का नाम था दोस्तों अपोलो 11। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो ये था आर्यभट्ट, जिसे कि 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स तृतीय किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो मार्स 3 सोवियत संघ द्वारा प्रेषित किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा? तो दोस्तों, चंद्रयान 2 जो था ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए बनाया गया था। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ पर स्थित है? ये हासन कर्नाटक में स्थित है। और एक कथन देखिए, मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, ये कथन किसका है? तो ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का कथन है। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो दोस्तों, नासा के अंतरिक्ष यान का नाम कैसिनी है।
भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे कल्पना 1 के नाम से जाना जाता है, जिसे कि 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम यानी कोड नेम दिया गया था? तो इसको स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था, जो कि 1974 में भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो कि वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक बने थे। 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किस उपग्रह यान से किया गया था? तो ये था दोस्तों SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 कब किया गया था? तो ये 11 मई 1998 को। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो मैसेंजर दोस्तों नासा द्वारा जो है प्रक्षेपित अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, और मैसेंजर यान जो है बुध यानी मरकरी ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान कौन सा है? तो ये रुस्तम 1 है। और क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी के लिए प्रक्षेपित किया गया? तो ये मंगल यानी मार्स की जानकारी के लिए प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 14 ये अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला यानी जेट प्रपोल्सन लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ये बैकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। और एक प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल को फैट बॉय नाम दिया गया था? तो ये था दोस्तों GSLV Mk3, इसको इसरो द्वारा फैट बॉय का नाम दिया गया था। एक प्रश्न देखिए, मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये कर्क और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह से किया जाना है। मेघा ट्रॉपिक्स दोस्तों भारतीय और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है, और इसे इसरो के जो है PSLV-C 18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। MOM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों MOM अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में MOM का पूर्ण रूप है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि मंगल ग्रह के जो है अध्ययन के लिए ये भेजा गया है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV Mark 3 के द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये वर्ष 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला कौन सी है? तो ये है एस्ट्रोसेट। और एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप का लघुत्तम संस्करण माना जाता है? ये नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का न्यूनतम या लघुत्तम संस्करण माना जाता है एस्ट्रोसेट को। दोस्तों नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? ये था प्लूटो के अध्ययन के लिए। और क्या आप जानते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? दोस्तों गोल्डीलॉक्स जोन बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज की संभावना होती है, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। आइए देखते हैं विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह। तो भारत में कुछ विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों ने भी अपने उपग्रह बनाए हैं। इनमें से स्वयं, जुगनू, यूथ सेट, अनुसेट, सत्यभामा सेट, SRM सेट और स्टूड सेट प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है एप्पल, जिसको कि वर्ष 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में भारत 6वां देश बन गया है जिसने कि अपना चंद्र मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। आई इन स्काई
आई इन द स्काई नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो ये है कार्टोसैट उपग्रह, जिसको कि आसमान की आंख कहा जाता है। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25 के द्वारा। और संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला कौन सा राष्ट्र है? ये चौथा राष्ट्र है दुनिया का। दोस्तों, निकट भविष्य के कुछ मंगल मिशन को जान लेते हैं। मंगलयान 2 ये 2022-23 में प्रस्तावित है इसरो द्वारा। ये आर्बिटर मिशन है। अमीरात मंगल मिशन 2020 में आर्बिटर मिशन संयुक्त अरब अमीरात का। और मार्स 2020 ये 2020 में ये एक रोवर मिशन है नासा का। और एक्सो मार्स 2020 ये रोवर मिशन है ये। और इसके अलावा 2020 चीनी मंगल मिशन ये 2020 में जो है संभावित है। और आर्बिटर लैंडर रोवर इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? TES यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ है, इसका क्या नाम है? ALH 840001 ये मंगल ग्रह के उल्कापिंड का टुकड़ा है। भुवन क्या है दोस्तों? भुवन इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है और ये जो है भारत में मैपिंग के लिए या जियोग्राफिकल और जो भौगोलिक मैपिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? तो ये दोस्तों एलेक्सी लियोनोव, इन्होंने 18 मार्च 1995 में बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये पासाडेना कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी स्थित है। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला त्रिपुरा में। और थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? यह है दोस्तों थुम्बा न्यू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। तो थुम्बा में इसीलिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये भू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों बेईदू। बेईदू जो है वो चीन की नेविगेशन प्रणाली है। अगला है दोस्तों सोवियत कॉस्मोड्रम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट, 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। दोस्तों, वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और भारत। तो वर्तमान में केवल इतने ही देशों यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन विक्रम साराभाई को इसका जनक माना जाता है। अगला है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन GSLV मार्क 2 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नाटी बॉय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो इजराइल के सहयोग से भारत ने बराक 8 मिसाइल विकसित की है। दोस्तों, संप्रेषण सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल जो है इसको 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम तो दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 था, जो 4 अक्टूबर 1957 को पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक 2 ये 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह था। और स्कोर 18 दिसंबर 1958 को अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। लूना 3 4 अक्टूबर 1959 को प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। वोस्टॉक 1 12 अप्रैल 1961 को
पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी और यह मानव द्वारा की गई पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। वोस्टॉक 6 जो था 4 दिसंबर 1963 को, इसके द्वारा वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि पूर्व सोवियत संघ की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, और इंटेलसेट 6 अप्रैल 1965 को प्रक्षेपित किया गया था। व्यावसायिक या कमर्शियल उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह था। वेनेरा 7 16 नवंबर 1965 को प्रक्षेपित किया गया था और किसी अन्य ग्रह यानी शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। लूना 9 21 अक्टूबर 1968 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। और सोयूज 4 ये 14 नवंबर 1969 को प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। अपोलो 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। और मार्स 2 ये 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अब आइए देखते हैं अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका उद्देश्य रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान विकास परियोजना, प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण संबंधी कार्य यहाँ से किए जाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। दूरसंचार और टेलीविज़न में उपग्रह का उपयोग, पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि संबंधी कार्य अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से किए जाते हैं। शार यानी SHAR श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण और प्रणोदक संस्करण यहीं से किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में है। और दोस्तों, इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उसमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण बोर्ड नेटवर्क, दोस्तों ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा भू केंद्र हरिकोटा में है। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ और पोर्ट ब्लेयर तथा मॉरिशस में है। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये हैदराबाद और इसका प्रमुख केंद्र बालानगर है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, अभी तक इसरो ने 319 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और ये आंकड़ा समय के साथ साथ बदलता रहेगा और इसमें वृद्धि होती रहेगी, तो आप अपने आप को अपडेट करते रहें। अब आइए देखते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। हंसा 2 क्या है दोस्तों? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है हंसा 2, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का उपग्रह है? किस श्रेणी का है? तो ये प्रक्षेपास्त्र या जो दोस्तों मिसाइल है, ये पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है यानी सुपरसोनिक मिसाइल है त्रिशूल। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए 2010 में न्यू स्टार्ट संधि यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी हस्ताक्षर की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला परमाणु बिजली घर यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश ने स्थापित किया था? तो ये रूस में स्थापित किया गया था। आबरनिस्क परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सतह से सतह तक मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो यह है पृथ्वी। और T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? तो यह है भीष्म, जो कि T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था? तो ये था सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उड़ाया था।
दोस्तों ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया है? तो भारत और रूस के द्वारा। दोस्तों ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका जो नाम है संयुक्त रूप से ब्रह्मोस पड़ा है, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस के सहयोग द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। और दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल और वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? तो ये है आईएनएस शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की लघु दूरी के टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल कौन सा है? तो ये है नाग। और सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? दोस्तों सौर्य मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ध्वनि की गति से इसकी गति बहुत ही अधिक होती है। भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका नाम क्या है? तो ये है अग्नि 2। दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। भारत के द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? तो ये इजराइल से खरीदा गया है। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी और हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? ये तेजस है दोस्तों कालपक्कम के बारे में, तो कालपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये 1971 में स्थापित किया गया था। कालपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। और रूस द्वारा एडमिरल गोर्स को जिसे रूस ने बनाया है वो क्या है? तो ये एक नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। भारतीय नौसेना में सेवारत आईएनएस शक्ति क्या है? तो आईएनएस शक्ति एक तेल वाहक पोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो ये व्हाइट सैंड्स में 16 जुलाई 1945 को। और प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डार्नबर्गर और बर्नहर बान ब्राउन के द्वारा मिसाइल का विकास सबसे पहले किया गया था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? तो मानव रहित हवाई यान है नेत्र। अगला प्रश्न है लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये डीआरडीओ यानी रक्षा विकास अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो कि दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वी क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है पृथ्वी। डीआरडीओ द्वारा विकसित इंद्र क्या है? तो ये डॉपलर रडार प्रणाली है। रेवती क्या है? डीआरडीओ द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है, इसका नाम रेवती है। आईजीएमडीपी के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों ये मिसाइल है त्रिशूल। ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से किस अभियान का गुप्त नाम था? तो ये था पोखरण 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम। स्लिनेक्स दोस्तों आप जानते हैं भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इसको स्लिनेक्स के नाम से जाना जाता है और ये प्रतिवर्ष एक निश्चित अंतराल पे होता है। चंद्रकक्षी मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? तो सेलिन 1 जापान का मिशन है। और आईएनएस अस्त्रधारिणी क्या है? ये टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है आईएनएस अस्त्रधारिणी। अगला है दोस्तों किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्क्रैमजेट इंजन होता है। स्क्रैमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ले जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ये है आईएनएस अरिहंत, जो कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है फ्रेंडशिप 2016। समुद्र शक्ति किन देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो ये भारत और जापान के बीच। चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये फ्रांस के साथ हुआ था राफेल विमान सौदा।
दोस्तों अस्त्र किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। T-90 भीष्म क्या है? ये तीसरी पीढ़ी के युद्धक टैंक हैं। अगला है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो में 2020 कहाँ पर आयोजित की गई? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 से 9 फरवरी 2020 के बीच आयोजित की गई थी। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तेजस दोस्तों एक हल्का लड़ाकू विमान है और ये स्वदेश निर्मित है। इसका विकास HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये एक सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। राफेल एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है और इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसाल्ट एविएशन ने किया है। सुखोई 30 तो भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। MiG-29 तो ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाक्स क्या है दोस्तों? तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली जो कि भारतीय वायुसेना का एक खोजी विमान है। ध्रुव ये स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। निशांत दोस्तों ये पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने में भी सक्षम है। पिनाक तो स्वदेशी निर्मित तकनीक से निर्मित ये एक मल्टी वैरेक्टल रॉकेट लॉन्चर है। सारथ क्या है दोस्तों? तो सारथ एक प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश, त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। तो सारथ कोई मिसाइल नहीं है बल्कि ये एक प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख मिसाइल हैं, पहला है पृथ्वी, ये सतह से सतह पर मार करने में कम दूरी की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता दोस्तों पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की 250 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। त्रिशूल मिसाइल ये सतह से हवा में मार करने वाली है और इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। आकाश ये सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और दोस्तों आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है और दोस्तों इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। धनुष मिसाइल ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इसके अंदर परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता है 50 किलोग्राम तक और पृथ्वी मिसाइल का ये नौसैनिक संस्करण कहा जाता है। तो धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर तक है और स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल है। ब्रह्मोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से निर्मित ये मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी से मिलकर बनाया गया है। सागरिका मिसाइल सबमरीन लॉन्च व्हीकल मिसाइल है और दोस्तों ये परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। प्रद्युम्न तो सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है और पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। शौर्य क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। दोस्तों यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। तो सागरिका और शौर्य एक दूसरे से संबंधित हैं। युद्धक टैंकों के बारे में जानते हैं। तो अर्जुन ये स्वदेशी तकनीक से विकसित DRDO द्वारा विकसित युद्धक टैंक है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर और अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये रात्रि में भी काम करने में सक्षम है।
भीष्म यानी T-90S ये मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण एक युद्धक टैंक है। ये मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो कि नाभिकीय, जैविक और रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है और कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। आइए देखते हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे कि बार्क कहा जाता है, ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कालपक्कम तमिलनाडु में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों में भारी जल बोर्ड मुंबई में, नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में और विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में स्थित है। डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान द्वारा किया गया था? तो ये था मिशन शक्ति अभियान। 27 मार्च 2019 में एक उपग्रह भेदी यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने वाला चौथा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वान्नाक्राई, पेटिया और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये साइबर क्राइम या साइबर आक्रमण से संबंधित हैं। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में क्या युक्ति प्रयोग होती है? तो ये लाईफाई जो है उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदाता करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? यह मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रैनसमवेयर क्या है? तो एक प्रकार का मालवेयर है रैनसमवेयर। दोस्तों, मालवेयर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी CDAC ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है नयन, जो कि साइबर आक्रमण से बचाव के लिए विकसित किया गया है। WiMAX किससे संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है WiMAX। संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलुरु में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता में। इसके अलावा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता में तथा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में स्थित है। अगला है दोस्तों, सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नोरियो तानुगुची ने किया था नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है? तो नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है नैनो फोटोनिक्स। वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों, नवंबर 2017 में रोबोट एक है सोफिया। ये सऊदी अरब की पहली नागरिकता इसको प्रदान की गई है और किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है दोस्तों, जो है सोफिया नाम है इसका। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? ये है ICICI बैंक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। आइए जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी और अधिकतम रेंज। तो जो ICBM होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत लंबी दूरी का होता है, लेकिन साथ ही कुछ
सामान्य दूरी या रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो रेंज है 1000 किलोमीटर से कम होता है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 किलोमीटर। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, इसकी जो रेंज है या परास क्षमता है 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। अगला है दोस्तों रोबोट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी। तो कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को। कार्टोसेट 3 का प्रक्षेपण कब किया गया? 27 नवंबर 2019 को। कार्टोसेट 3 दोस्तों इसरो द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। अल्टीमा थुले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम इसका क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अरोकोथ रखा गया है। अब आइए देखते हैं प्रमुख नौवहन प्रणाली और उनसे संबंधित देश। तो GPS हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली इसका नाम है और ये अमेरिका द्वारा संचालित है। कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS चीन द्वारा। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली ये यूरोपीय संघ द्वारा। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली ये रूस के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये के शिवन हैं। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा और सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 11 है दोस्तों। और नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो ये मंगल ग्रह है। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा दोस्तों गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? तो ये लॉन्ग रेंज पॉइंट जो होता है ये पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्व संतुलन बिंदु कहलाता है। दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? तो ये था ईगल। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रियामी यानी 3D जो चित्र के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया है? ये है स्टीरियो मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग में आने वाली लिथियम आयरन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? तो ये है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है भूतुल्यकालिक यानी जियो सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर C क्लार्क ने। क्रायोजेनिक ताप क्या होता है दोस्तों? तो अति निम्न ताप यानी -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। इसको निम्न ताप प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख स्टेम सेल रिसर्च सेंटर। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल कैंसर और बायोटेक्नोलॉजी ये पुणे में स्थित है आपका। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज हैदराबाद में है। स्कूल ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन कर्नाटक में। और LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर यानी 4 सेंटीमीटर रेंज में लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? ये है निकट क्षेत्र संचार। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेटेड वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है? ये है दोस्तों साकार ऐप। साकार ऐप के द्वारा जो है भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है। भू स्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो कि जियो स्टेशनरी या भू स्थैतिक कक्षा कहलाती है। अगला है कि कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी, एक्सरे वेव बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? तो ये है दोस्तों एस्ट्रोसेट। और एक शब्द है गोल्डीलॉक्स जोन, ये शब्दावली है। तो गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहा जाता है दोस्तों?
यहाँ पर ऐसे ग्रह होते हैं जो आकार और प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं होती हैं। और गोल्डीलॉक्स जोन में जो ग्रह होते हैं इनको सुपर अर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमने वन लाइनर फॉर्मेट में NCERT सार संग्रह के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।